Hello everyone and welcome to my channel The Studious Wave. So today's video is based on the topic Winds, Storms and Cyclones, which is the chapter 8 of class 7 NCERT Science. So today we will be studying about this chapter. In this chapter we will be learning about cyclones, thunderstorms, tornadoes, etc., their formation and how they cause destruction and what should we do to protect ourselves from these types of destructive phenomena. Also, we will know what is wind and certain properties of air. So, let's begin. फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में वीडियोस मिलेंगी, यानी हम पहले इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ से नोट्स से रीड करेंगे. ये नोट्स आस्क IITian साइट के हैं जो आपको गूगल पे बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप भी वहाँ से रिविज़न के लिए इनको प्रेफर कर सकते हैं. और इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम यहीं से पढ़ेंगे और आप भी यहाँ से रिविज़न नोट से बहुत ही ज़्यादा क्विकली इस चैप्टर का गो थ्रू कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि विंड किसे कहते हैं. व्हेन द एयर मूव्स इन अ फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड विंड. इसका मतलब है कि जब हवा चलती है, मूवमेंट ऑफ एयर को हम विंड कहते हैं, यानी चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं. अब हमारी आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. इसका मतलब है कि जो एयर है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है, प्रेशर को गिव आउट करती है. वाई अ टिन कैन विथ हॉट वाटर व्हेन कूल डाउन एंड फ्रेश वाटर डिस्टॉर्ट्स इट्स शेप. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है. तो इसका मतलब है कि अगर आप टिन कैन में हॉट वाटर फिल कर देते हो और उसके बाद उसके ऊपर फ्रेश वाटर डालते हो, तो जो टिन कैन की जो शेप है उसमें चेंज आ जाता है. वो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड. जब हम हॉट वाटर डालते हैं कैन के अंदर और उसके ऊपर फ्रेश वाटर या फिर कोल्ड वाटर डालते हैं, तो जो कैन की शेप है आप देख सकते हो किस तरह से कैन श्रिंक हो रही है, किस तरह से उसकी जो शेप है उसमें चेंज आ रहा है. ये जो कैन की जो शेप है ये पहले ऐसी थी जब इसमें हॉट वाटर हमने डाला था. जब हमने कूल्ड वाटर डाला है, फ्रेश वाटर डाला है, तो उसकी शेप इस तरह से हो गई है. अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें एयर का क्या रोल है. As fresh water is poured over the hot can, the steam in the can condenses and converts into the water. इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने फ्रेश वाटर डाला है हॉट कैन के ऊपर, तो जो स्टीम है कैन के अंदर वो कंडेंस हो जाती है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो इवेपोरेशन होती है वो वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है, और जो कंडेंसेशन होती है वो वाटर वेपर का वाटर में, लिक्विड वाटर में कन्वर्जन होता है. तो ऐसे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं. दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर. अब जब कंडेंसेशन हो गया और जो स्टीम थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो जो अमाउंट ऑफ एयर है कैन के अंदर वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. यानी जो एयर प्रेशर है वो कैन के अंदर रिड्यूस हो जाता है. और जो एयर प्रेशर, जैसे कि हमारी जो कैन है उसके अंदर जब एयर प्रेशर कम होगा तो जो इन्वायरमेंट है उसका जो एयर प्रेशर हाई होगा, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी एयर है, लेकिन जो हमारी कैन है उसके अंदर तो एयर कम है. तो जो बाहर का हाई एयर प्रेशर है वो उसकी तरफ एग्जर्ट होगा. जो बाहर की एयर है कैन की तरफ प्रेशर को एग्जर्ट करती है और इस तरह से जो कैन है वो श्रिंक हो जाती है. तो जो एयर का रोल था वो ये था इस कैन वाली एक्टिविटी में. ये जो कैन की एक्टिविटी है ये लक्ष्मीर सिंह साइंस में भी गिवन है, अगर ये आपके पास हो, और आई थिंक NCERT बुक में भी गिवन होगी. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. फ्लो ऑफ एयर. When the speed of the wind increases, it lowers down the air pressure. Therefore, we can say that air flows from a region of high pressure to low pressure. अब हमने देखा flow of air में क्या देखा हमने कि जब विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो वो एयर प्रेशर को डिक्रीज कर देती है. तो जब भी विंड स्पीड इंक्रीज होगी एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विंड है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है. जहाँ भी हाई प्रेशर होगा, जहाँ भी ज़्यादा एयर होगी, वहाँ से वो लो प्रेशर एरिया में जाएगी. तो आप ये इस तरह से फ्लो ऑफ एयर में याद रखें कि कहाँ से कहाँ मूव करती है,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोज आर वॉचिंग द वीडियो। हम नेक्स्ट देखते हैं द स्पीड ऑफ एयर या विंड। अब हम एयर की स्पीड या विंड की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम मूविंग एयर को विंड कहते हैं, तो हम विंड स्पीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द स्पीड ऑफ एयर और विंड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द टू रीजन्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इंक्रीजेज, द स्पीड ऑफ द एयर ऑल्सो इंक्रीजेज। अब हमने इसमें पढ़ा कि जो एयर की स्पीड है या फिर जो विंड की स्पीड है वो डिपेंड करती है जो दो रीजन्स हैं उनके एयर प्रेशर के ऊपर। तो जैसे कि दो रीजन्स हैं उनमें कितना एयर प्रेशर है तो वही डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पर विंड की स्पीड कितनी होगी। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इंक्रीजेस, अगर जो प्रेशर में डिफरेंस है दो रीजन्स की वो बढ़ता है तो जो विंड की स्पीड है वो भी बढ़ती है, और अगर वो डिफरेंस कम होता है तो विंड की स्पीड भी कम होती है। अब हम देखेंगे हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। When the air is heated, it expands. As a result, it occupies more space and becomes lighter in weight. Therefore, we can say that warm air is light in weight and cold air is heavy. अब हमने देखा कि जब हम एयर को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है और तभी वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है और वो लाइट हो जाती है वेट में। तो इसलिए जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर की साइड उठती है। आपने फैक्ट देखा होगा कि जो कोल्ड एयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपैंडेड नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, इसलिए वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं उठ सकती। और जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर की साइड ही राइज होती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में वेंटिलेटर्स लगे रहते हैं और किचन में जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है वो सबसे ऊपर क्यों लगा होता है, क्योंकि जो जब हम फूड कुक करते हैं तो उसमें से हॉट वेपर्स निकलते हैं और वो जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की साइड उठती है। तो इसलिए उस वेंटिलेटर को हम हमेशा अपने किचन के अपर साइड में लगाते हैं, जिससे कि वो सारी जो हॉट एयर उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसको बाहर की साइड एक्सपेल कर दे, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर ना हो, इकट्ठी ना हो, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो, सफोकेशन ना हो। इसलिए उसको हम ऊपर की साइड लगाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डज स्मोक मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो स्मोक है वो ऊपर की डायरेक्शन में क्यों जाती है, क्योंकि वो हॉट एयर होती है। जो स्मोक होती है वो हॉट एयर होती है, और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो हॉट एयर होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, वो ज़्यादा स्पेस लेती है और उसका जो वेट होता है वो लाइट हो जाता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसलिए सेम जो कॉन्सेप्ट है वो स्मोक में भी लगेगा। अब हमारा टॉपिक है हाउ कन्वेक्शन इन एयर अकर्स व्हेन द हॉट एयर इन अ रीजन राइजेज अप। जब हॉट एयर एक रीजन में ऊपर की तरफ राइज करती है तो वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाता है, और वहाँ इस चीज़ का रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे जो कोल्ड एयर होती है वो उस प्लेस को फिल कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर किसी हॉट रीजन में, इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी हॉट रीजन से जो एयर है वो हॉट ही होगी हॉट रीजन में, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेगी और वहाँ का एयर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, और दूसरी जगह की जो कोल्ड एयर होगी वो उस प्लेस को फिल कर देगी। तो इसी तरह से एयर में कन्वेक्शन चलती है, कन्वेक्शन अकर होती है। देखिए, द सन वार्म्स द लैंड विच वार्म्स द एयर। अब यहाँ पर से जो वार्म एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हुई और वो लेस डेंस बन गई। फिर वहाँ पे जो एयर ठंडी हुई उसने उस एयर का प्लेस ले लिया। जनरेशन ऑफ विंड करंट्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब विंड करंट्स कैसे जनरेट होते हैं? ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब हम देखते हैं देयर आर टू सिचुएशंस वेयर विंड्स ऑन अर्थ जनरेट। अब विंड कैसे प्रोड्यूस होती है, विंड कैसे जनरेट होती है अर्थ पर? फर्स्ट रीज़न है अनइवन हीटिंग बिटवीन द अर्थ एंड पोल्स कॉजेज द नॉर्थ साउथ विंड्स। अगर हमारी जो इक्वेटर है और पोल्स अनइवन तरीके से यानी अनइक्वल तरीके से हीट होते हैं तो नॉर्थ साउथ विंड्स जनरेट होती हैं। वी know that earth is divided into circular lines called latitudes that specify the north-south position of a place on the globe. This we all know. Also, the equator is latitude that is perpendicular to the axis of the earth's rotation. ये भी हम जानते हैं कि जो इक्वेटर होती है वो एक लैटिट्यूड है
जो कि परपेंडिकुलर है किसके, एक्सिस के, जहाँ जिस एक्सिस पे जो अर्थ है वो रोटेट करती है। ये भी हम जानते हैं द रीजन्स दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम सनलाइट ऑन द अर्थ, क्योंकि जो रीजन्स होते हैं इक्वेटर के पास में, इक्वेटर पर जो सन की हीट है वो सीधी स्ट्रेट पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट वहीं पर होती है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट वहीं पर जाती है। हेंस द एयर इन दीज रीजन्स इज जनरली वार्म, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी गर्मी होगी तो यहाँ पर जो एयर होगी वो भी वार्म ही होगी। द वार्म एयर देयरफॉर राइजेस अबव एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द लैटिट्यूड अराउंड द इक्वेटर मूव्स इन दैट प्लेस। अब क्या होगा कि जैसे कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज होगी, और जो इक्वेटर के बाहर का रीजन है जहाँ पर थोड़ी सी ठंड है वहाँ की जो कोल्ड एयर है वो उस एयर का प्लेस ले लेगी। Similarly, cold winds from north and south poles move towards the earth and neighboring latitude and the circulation of wind takes place on the earth. तो ये तो बहुत ही easy था। अब हम आगे चलते हैं। You might observe in the figure given above, the direction of the wind is not exactly from north to south or from south to north. This diversion in the direction of wind occurs because of the Earth's rotation. अब आप देख रहे होंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो ना तो एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ में है, ना ही साउथ से नॉर्थ में है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट भी कर रही है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से दिखाया गया है। सेकेंड टॉपिक हमारा जो है वो है विंड प्रोडक्शन के लिए। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कॉजेज मॉनसून विंड्स ऑन द अर्थ विच ब्रिंग रेनफॉल। अब जो है अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड और वाटर, अगर हमारे लैंड और वाटर अनइक्वल तरीके से हीट होते हैं तो वो मॉनसून विंड्स को भी कॉज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर रेनफॉल लाते हैं। इन द समर सीजन में क्या होता है, जो लैंड होता है इक्वेटर के पास का वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उसका जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है ओशन से, यानी जो लैंड है वो ओशन से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होता है, वॉट आर अबव द लैंड राइजेस एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द ओशन मूव्स टुवर्ड्स द लैंड। तो जो लैंड के ऊपर की एयर है वो तो राइज हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी और ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी, और जो ओशन की जो एयर है जो कि कोल्ड है, क्योंकि ओशन लैंड से कोल्ड है तो वहाँ की जो कोल्ड एयर है वो लैंड का प्लेस ले लेगी, मतलब जो लैंड की हॉट राइजिंग एयर है उसका प्लेस ले लेगी। ये मॉनसून विंड्स को प्रोड्यूस करता है। सिंस दीज विंड्स कम फ्रॉम द ओशन दे कैरी वाटर विद देम। जैसे कि ये जो विंड्स है, जो कोल्ड विंड्स हैं, वो ओशन से आती हैं तो वो उनके अंदर वाटर भी होता है, क्योंकि ओशन में वाटर होता है। इन अ सिमिलर वे द विंड्स इन द विंटर सीजन मूव फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशंस। ये है डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स इन इंडिया, ये डायग्राम है। अब हम पढ़ते हैं थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। Although monsoon winds are important for agriculture purposes and in regulating the temperature, conditions of a place, sometimes excess of rainfalls and strong winds can lead to natural disasters such as thunderstorms and cyclones. जैसा कि हम जानते हैं कि मॉनसून विंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो कभी कभी अपने साथ थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स को भी लेकर आती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी का, इसमें बहुत लोगों की जान भी जाती है। थंडरस्टॉर्म्स, एन इवेंट इन द एनवायरनमेंट इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अकम्पनीड बाय हेवी रेनफॉल, थंडर एंड लाइटनिंग आर कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। एक ऐसा इवेंट जिसमें कि एक ऐसा फिनोमेना एक्चुअली जिसमें कि एनवायरनमेंट में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होने लगती हैं, जिसमें कि हेवी रेनफॉल भी होती है, थंडर भी होता है, लाइटनिंग भी होती है। जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो हॉटर ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली अकर करते हैं। इन जो रीजन्स होती हैं इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होता है जो इन विंड्स को कॉज करता है। ये जो हॉट विंड्स होती हैं ये जब ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती हैं, इनमें जो इन हॉट विंड्स में वाटर वेपर भी होता है, ये वाटर जो है ये फ्रीज हो जाता है और फिर अर्थ पे रेन की तरह प्रेसिपिटेट होता है। ये जो रेनफॉल होती है मीन्स द रेनफॉल एंड राइजिंग एयर क्रिएट लाइटिंग इन द एयर। मतलब ये जो रेनफॉल होती है ये आपके एनवायरनमेंट में लाइटनिंग क्रिएट करती है अकम्पनीड बाय अ साउंड एंड एज अ रिजल्ट अ थंडरस्टॉर्म अकर्स। तो इन 4 स्टेप्स में हमें पता चलता है कि थंडरस्टॉर्म कैसे क्रिएट होता है। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये वार्म एयर यहाँ से राइज हुई, फिर कोल्ड
का प्लेस लिया और इस तरह से ये स्टॉर्म बन गया, बारिश भी हो गई, आप देख सकते हैं। अब हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? हमें ग्राउंड पर लाई नहीं करना चाहिए इस टाइम पे जब भी थंडरस्टॉर्म आए। हमें ऐसा अम्ब्रेला यूज़ नहीं करना चाहिए जिसकी जो एंड है वो मेटालिक रॉड हो, मतलब मेटालिक एंड हो। और हमें डोर्स और विंडो से दूर रहना चाहिए और हमें किसी कार या बस के अंदर शेल्टर ले लेनी चाहिए। हमें वाटर से दूर रहना चाहिए और हमें डैमेज बिल्डिंग्स वगैरह से भी दूर रहना चाहिए। इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं साइक्लोन्स। क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू वाटर वेपर इन द एयर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं वो वाटर वेपर के कारण बनते हैं। एज द वाटर टर्न्स इनटू वेपर, जैसे कि वाटर टर्न्स होता है वेपर में, इट टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से हीट ले लेता है। व्हेन द वाटर वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड्स, जब वाटर वेपर क्लाउड्स में टर्न होता है और वो रेन ड्रॉप्स की तरह नीचे फॉल होता है ग्राउंड पे, वो सेम हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो हीट है ये वार्म अप कर देती है एयर को, एंड क्या होता है, अराउंड द रेन ड्रॉप्स एंड वार्म एयर स्टार्ट्स राइजिंग, और फिर जो वार्म एयर है वो स्टार्ट कर देती है राइज होना। दिस लीड्स टू डिक्रीजिंग देयर प्रेशर इन द रीजन। अब उस रीजन में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो कम हो जाता है। सो द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्म एयर। तो जो सराउंडिंग्स की जो कोल्ड एयर होती है वो उस वार्म एयर का प्लेस ले लेती है। दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द रेन फॉल्स। ये चलता रहता है जब तक कि बारिश नहीं होती। एज अ रिजल्ट, अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड एंड स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ साइक्लोन। अब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर का रीजन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग विंड्स वहाँ पर चलने लगती हैं और ये कंडीशन रिजल्ट करती है साइक्लोन में। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी। ये इस तरह से एक जो साइक्लोन का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है। साइक्लोन इज अ रोटेशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर एट अ हाइट ऑफ अराउंड 10 to 15 किलोमीटर। ये जो धरती से थोड़ा 10 to 15 किलोमीटर ऊपर होता है। जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसे हम आई ऑफ स्टॉर्म कहते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म। ये कितने एरिया को कवर करता है? दिस एरिया रेंजेस फ्रॉम, इसका जो एरिया होता है वो होता है 10 to 30 किलोमीटर्स डायमीटर होता है इसका। द क्लाउड रीजन लाइज अराउंड दिस आई एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ अराउंड, इसका इतना डायमीटर होता है 150 किलोमीटर। द क्लाउड रीजन हैज़ हाई स्पीड विंड्स ब्लोइंग एट 150 to 250 किलोमीटर पर आवर accompanied बाय हैवी रेनफॉल। जो क्लाउड रीजन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और जो विंड्स ब्लो करती हैं उनकी स्पीड क्या होती है 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट इंडिकेशन होती है किसी भी साइक्लोन की वो ऑब्जर्व की जा सकती है जबकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो और वाटर की जैसे कि ओशन होता है उसके शोर्स को पुश कर रही हो, उसके किनारों को। अब क्या होता है, जो डिस्ट्रक्शन भी ये लाते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फ्लड्स कैन अपीयर इट इफ रेनफॉल कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर बहुत देर तक बारिश होगी तो फ्लड आएगी, सॉइल इरोजन होगा, तो इस तरह से इसके बहुत सारे डिस्ट्रक्शन भी हैं इसके। अदर नेम्स क्या होंगे इसके? हरिकेन और टाइफून। हरिकेन हम कहते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और टाइफून कहते हैं जापान एंड फिलीपींस में। अब हम देखेंगे टोर्नाडो। अ टोर्नाडो इज अ वेदर कंडीशन व्हेन अ क्लाउड हैविंग अ डार्क फनल शेप रीचेस द ग्राउंड। टोर्नाडो वो कंडीशन होती है, वो डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना होता है जबकि बहुत ज़्यादा एक डार्क कलर का फनल शेप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लाउड से लेके, मतलब जो क्लाउड से बना हुआ, व्हेन अ क्लाउड हैविंग अ डार्क फनल शेप रीचेस द ग्राउंड, मतलब कि ऐसा लगता है कि क्लाउड है जो कि फनल की शेप का है और वो ग्राउंड तक रीच कर रहा है। जो उसका डायमीटर होता है वो 1 मीटर से सेवरल किलोमीटर तक रीच करता है। जो टोर्नाडो होता है वो साइक्लोन से ही फॉर्म हो सकता है और जो टोर्नाडो होता है उसकी जो विंड स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है, 300 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो फनल शेप होती है वो एवरीथिंग, मतलब सक्स एवरीथिंग का मतलब है जो भी उसके पकड़ में आता है उस सबको सक कर लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इट देन थ्रोज द थिंग्स अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ चीज़ों को उड़ाता है। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन।
अगर आपको अपने आप को टोर्नाडो से प्रोटेक्ट करना है, इन केस अगर कभी टोर्नाडो आ जाता है, तो आपको इस तरह से इस पोजीशन में लेटना होगा। आपको किसी भी टेबल के नीचे हाइड हो जाना चाहिए, अपने आप को छुपा लेना चाहिए। आपको ऐसे रूम में छुपना चाहिए जहाँ पे कोई भी विंडोज़ ना हो। ये सेफ्टी मेजर्स हैं। देयर शुड बी अ साइक्लोन फोरकास्टिंग सर्विस, एक साइक्लोन फोरकास्टिंग सर्विस होनी चाहिए। ये सेफ्टी मेजर्स हैं साइक्लोन्स के लिए। एक साइक्लोन फोरकास्टिंग सर्विस होनी चाहिए जो कि हमें पहले ही बता दे अगर साइक्लोन आने वाला हो। द स्पीड ऑफ विंड प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एनी कैलामिटीज़। और यहाँ पे एनेमोमीटर का भी एक मेंशन है, जो कि एक डिवाइस होता है जो कि विंड की स्पीड को मेजर कर सकता है। अब आपको साइक्लोन में क्या करना होगा, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, गेट रेडी, मॉनिटर अलर्ट्स एंड एडवाइस फ्रॉम इमरजेंसी सर्विसेज, शट ऑल एक्सटर्नल डोर्स एंड विंडोज, गैदर फैमिली एंड रिव्यू योर इवैक्यूएशन प्लान, remain inside with your emergency kit and battery radio, turn off gas and electricity and unplug appliances, move people and pets to strongest part of the house, follow evacuation plan and head to nearest emergency shelter, don't attempt to drive or walk through water, instead stay in car with handbrake on, can't take pets, leave untied in laundry or bathroom with food and water। अब यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। What to do if you are living in a cyclone hit area? आपको किसी भी तरह की डैमेज बिल्डिंग से दूर रहना है, आपको पावर लाइन से दूर रहना है, आपको सिर्फ अपने घर पर रहना है और आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है। और अगर वहाँ पे एक किसी भी तरह की रेस्क्यू टीम आती है तो आपको उनके साथ कोऑपरेट भी करना है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द साइक्लोन। सबसे बड़ा रोल ये है कि आजकल हमें पता चल जाता है 48 आवर्स पहले ही कि साइक्लोन आने वाला है, तो हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, इवैक्यूएशन प्लान्स बना सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और शिफ्ट करने की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 के लिए, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। So please like, share and subscribe my channel for more such educational videos. Thank you very much.